बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स उसके चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग जो है वो ब्लॉक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। चैप्टर विद एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स के साथ लास्ट टाइम फिनिश हो चुका है। आज हम ब्लॉक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। ब्लॉक्स क्वेश्चंस, ब्लॉक्स क्वेश्चन से रिलेटेड अक्सर मैं आपसे बात करता हूँ बेटे, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिजिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। तो ब्लॉक्स क्वेश्चंस में से भी पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ग्लासेस मुझे बेटा प्रोवाइड कीजिएगा यहाँ से। तो जो है आपने बेसिकली जो है वो अपनी बुक जो है वो सामने रखनी है। पेज नंबर जो है वो 119 जो है उससे हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। उस पे चैप्टर नंबर 15 का पहला ब्लॉक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बुक पर मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन दी होती है, क्वेश्चंस नहीं बने होते, तो क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर दूंगा। पहला क्वेश्चन की पेज नंबर आपका होगा 119 पर, यानी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पेज नंबर 119 और उस पर क्या क्वेश्चन आपने बनाना है। क्वेश्चन भाई आपका यहां पर है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। जी, क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल what is the fundamental difference between magnetism and electricity। देखिए, मैग्नेटिज्म में और आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक फर्क होता है या फंडामेंटल फर्क होता है, बुनियादी फर्क, वो क्या होता है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी फ्लो हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज किसी एक की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो उसमें ये अगर हमारे पास मैग्नेट है तो उसके दो पोल्स यानी एन एस, यानी उसके दो पोल्स होना जरूरी है। यहां पर मैग्नेटिज्म दोनों पोल्स की वजह से है, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक भी कर दें, तोड़ भी दें बीच में से, तो इसके जो दो पार्ट बनेंगे, तो इसमें भी ये जो दोनों पार्ट है, ये इसका साउथ बन जाएगा ऑटोमेटिकली और ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मैग्नेटिज्म में जो है वो टू पोल्स होते हैं, टू रूट्स होते हैं, फिर ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। ये बेसिक फर्क होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में किसी एक की वजह से भी पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस, तो यही बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी separated into a single type. For example, you can have a single negative charge or a single positive charge. Magnetic poles cannot be separated. It is not possible to have a magnetic north pole without a magnetic south pole. So this is the fundamental difference between the magnetism and electricity. समझ आ गई बात की। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी पेज पर है, पेज नंबर 119 पर। क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, क्वेश्चन आप लिख लें। What do you know about what do you know what do you know about magnetic resonance, magnetic resonance imaging। ये क्वेश्चन है और इसको हम इन शॉर्ट वर्डिंग में MRI भी बोलते हैं। MRI हमने बताना है कि MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है। बेसिकली इसके बारे में हमने बात करनी है। तो भाई वैसे तो अगर हम बात करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद होती है और मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है इनके अंदर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी नर्व्स में मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम लोग ये जो आला है, यानी ये जो टेक्निक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इस टेक्निक से हम लोग जो है बेसिक हमारे दो ऑर्गन जो है, स्पेशली हार्ट एंड ब्रेन, इनमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, कोई इश्यू है, कहीं भी है, तो हम लोग जो है वो MRI जो प्रोसेस है यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, और ये इसी शक्ल में पॉसिबल होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट रखती हैं और इनसे क्या होता है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है, ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करते हुए हमें बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में कहां पर प्रॉब्लम है, कहां इश्यू है। स्पेशली हार्ट एंड ब्रेन जो है, वहां पर हम इसको MRI को यूज करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जो है वो यूज करते हैं। तो जी इसका आंसर बुक से भी मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। तो वीक आयनिक करंट इन अवर बॉडी दैट ट्रेवल्स along the nerves can produce the magnetic effect, जो मैंने आपको बताया। दिस फॉर्म्स
the basis of obtaining images of different parts of body. This is done using the technique called magnetic resonance imaging. यानी ये जो टेक्निक है ये एक मेथड है जिससे हम लोग जो है बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको यूज करते हुए हम इसको बेस बनाते हैं और एमआरआई से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई हमारा ऑर्गन हार्ट है या ब्रेन है उसमें कहाँ कोई इश्यू है, उसके किस हिस्से में कहाँ प्रॉब्लम है. तो हार्ट एंड ब्रेन आर टू मेन ऑर्गन्स वेयर सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड्स can be produced. Using MRI doctors can diagnose the disorders of brain and heart etc. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा पेज नंबर है 121. पेज नंबर है जी 121. उस पर एक क्वेश्चन जो है पेज नंबर है 121. क्वेश्चन लिखें जी. विच थिंग इज सिमिलर बिटवीन which thing is similar between bar magnet and coil magnet. जी हमने बताना है कि कौन सी चीज जो है बार मैग्नेट और कॉइल मैग्नेट दोनों में सिमिलर है, एक जैसी है. तो जब आप बार मैग्नेट की बात करते हैं, ये देखें जी ये बार मैग्नेट है, बुक में वैसे डायग्राम बनी हुई है, नो इश्यू, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से भी इसको समझ सकेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा. बार मैग्नेट में भी आप देखें यहां से नॉर्थ से जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो निकलती है इस तरह से, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से साउथ की तरफ जाते हुए, ठीक है जी. तो ये लाइक दिस. इसी तरह से अगर आप एक दूसरा बार मैग्नेट के अलावा हमारे पास है, ठीक है जी, कॉइल मैग्नेट, जिसको हम खुद मैग्नेट बनाती है, मतलब किसी कॉइल के गिर जो है हम लोग जो है, जैसे मैंने लास्ट में भी आपको समझाया था कि इस तरह से हम लोग जो है वो अटैच कर लेते हैं इसको, इसके ऊपर कोई भी सॉलिडाइड सॉरी जी अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए भाई हम इसके साथ इसको किसी भी अटैच करते हैं बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ अटैच करने से क्या होता है कि हम लोग इसमें से करंट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं. जब करंट इसमें से प्रोड्यूस होती है तो ये भी जस्ट लाइक काम करता है एक मैग्नेट के, और यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से, सपोज अगर ये इसका नॉर्थ पोल हम कंसीडर कर लें, तो यहां से इस तरह से जो है वो बकायदा उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो बनेगी और किस तरफ जाएंगी, दूसरे एंड की तरफ, मतलब बिल्कुल उसी तरह से. तो ये जो दोनों में चीज है वो सिमिलर होती है इसी तरह से. तो सिमिलैरिटी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एंड डाटा ऑफ अ कॉइल, आपने ये डायग्राम बनाकर उसको समझाना है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो दोनों में क्या होती हैं, सिमिलर बिहेव करती हैं. इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 122. पेज नंबर 122, उस पर भी एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैंने बनाया है. मेक अ फिगर विच फॉलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी आपने एक फिगर बना के समझाना है लेफ्ट हैंड रूल को. मेक अ फिगर, ये क्वेश्चन है, विच फॉलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में समझाया था, देखिए ये आपका थंब, ये मतलब ये तीनों थंब, ये फोर फिंगर, ये देखिए आपको वाजे नजर आ रहा होगा, ये थंब, ये फोर फिंगर और ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है जी. उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि एम, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, ये करंट को, ठीक है, और ये आपकी जो है, जो आपकी ये फिंगर होती है लास्ट वाली जो मिडिल फिंगर होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती है, ठीक है, एम ई सी. और मतलब इस तरह से आप लोग इसको जो है हमने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम इस हवाले से बनानी है कि जिसमें हम लोग ये समझा सकेंगे कि भाई इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ही का सारा, मतलब यहाँ पर आप एक समझ लें कि हमारे पास एक मैग्नेट है, यहाँ भी एक मैग्नेट है, ठीक है, दो हमने यहाँ पर मैग्नेट ले लिए और दोनों मैग्नेट्स का एक का नॉर्थ पोल है, यानी ये मैग्नेट इस तरह से है, इस तरफ से भी आगे, लेकिन हमने जो एक दूसरे के करीब रखे हैं वो एक का नॉर्थ है और एक का साउथ है. तो नॉर्थ पोल से आप देख सकते हैं किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस तरह से उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगी. यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां से आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो यकीनन जो है वो ऊपर की तरफ होगी, और आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से आप लोग जो है इस ये जो डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से बुक पर भी आपकी बनी हुई है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, फील्ड बीइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कैंसिल ईच अदर,
तो करंट कैरिंग वायर इज एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड्स, ठीक है, रियनफोर्स ईच अदर एज दे आर इन सेम डायरेक्शन। यानी यहां से आप देख सकते हैं ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी जैसे हमने बात की थी, और उसी तरह से ये सारा जो डायग्राम है बेसिकली आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, फ्लेमिंग्स कि लेफ्ट हैंड रूल की तरह ये बिहेव करेगी, ठीक है। और भी एक दो और भी डायग्राम बुक में बनी हुई है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप दो मैग्नेट और ले लें, मतलब बात वही है कि बीच में आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, डिपेंड करेगा कि आप नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो कहाँ लेते हैं। तो ये है भाई इसका एक छोटी सी डायग्राम से आपने इसको जो है वो डिस्कस करना था। इसके बाद एक एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 123, पेज नंबर 123 पर एक एक्टिविटी है, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक्टिविटी क्या है भाई, एक्टिविटी ये है, पेज नंबर 123। मैं पहले एक्टिविटी आपके साथ जो है वो क्वेश्चन की शक्ल में यहां दी गई है उसको डिस्कस करता हूं, फिर हम उसको बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। सपोज अ डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू टू स्ट्रेट वायर्स इज सेम। हमने सपोज कर लिया कि भाई कोई दो, ये देखिए एक ये वायर है एक ये वायर है, ठीक है। इनमें से हम कह रहे हैं कि दोनों में से जो करंट, हम सपोज कर लेते हैं कि करंट जो पास कर रही है गुजर रही है, उनकी डायरेक्शन सेम है। सपोज इस डायरेक्शन में दोनों में से करंट जो है वो फ्लो कर रही है, यानी करंट की डायरेक्शन जो है आई ये ऊपर की तरफ है दोनों में, ठीक है। मतलब उसके बाद मजीद वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट ड्यू टू विच वायर, ड्यू टू ईच वायर। यानी यहां से आपने देखना है भाई वो कैसे बनेगी, भाई यहां पर कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में, ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इस तरह से इसके गिर जो है आप उसको शो कर सकते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी यकीनन आप बता सकते हैं, मतलब ये इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से। इसी तरह से दूसरे पर भी अगर आप देखें तो इस पर भी इसी तरह से कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो बनेंगे। ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो यहाँ पर जो है, और इसमें भी आप देख सकते हैं डायरेक्शन जो है वो लाइक दिस जो है वो आप इस तरह से बनाएंगे इसके, मतलब करंट जो है, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आप देख रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन आपके सामने इस तरह से बनेगी। मजीद क्या पूछा गया है कि वुड द वायर्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखें भाई जो इनके इन बिटवीन, मतलब यहाँ पर जो होगी, मतलब अगर हम कहेंगे कि एक दूसरे के लिए ये मतलब अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो जो यहाँ पर फोर्स होगी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की वो जो होगी वो कम होगी, लेकिन जो इनकी बाहर वाली साइड है वहां पर इनकी यही फोर्स ज्यादा होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू वायर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन डायरेक्शन करंट की क्या है अपवर्ड है, तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ईच वायर और इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब इस तरह से जैसे मैंने आपके सामने बनाई। उसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू वायर्स कैंसिल द इफेक्ट, यानी ये जो एक दूसरे के दरमियान जो मैं जैसे बता रहा हूं कि जो इनका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इन द स्पेस बिटवीन देम, हेंस द टू वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। दरमियान में अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन ये जो इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, वो वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है, बिटवीन देम एंड द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द वायर। लेकिन इसकी दूसरी यहां पर इन साइड पर जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, इन साइड यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनका वीक होगा। ये आपने समझाना है, मतलब इस तरह से डायग्राम बनानी है और बनाकर ये सारा कुछ बताना है। बाकी यही क्वेश्चन मैंने आपके नोट्स में भी शेयर कर दूंगा, आप नोट्स में भी इसको देख सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर है जी 124। उस पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया आप लोगों के लिए, हाउ डज एटीएम मशीन how does ATM machine read the information of user। यानी जब आप एटीएम मशीन को यूज करते हैं वहां आपके पास क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जो आप यूज करते हैं तो वो कैसे मशीन जो है उसको रीड आउट करती है, तो भाई उस पर अगर आपने देखा होगा तो एक मैग्नेटिक चिप होती है छोटी सी, यानी हर मैग्नेटिक कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक चिप होती है इस तरह से। उसके साथ वो जो मैग्नेटिक चिप होती है वही असल में सारा का सारा जो है डेटा, जितना भी आपका डेटा होता है बैंक में मौजूद होता है, ट्रांजेक्शन के लिए कुछ भी आपने जो करना होता है वो सारा इसके अंदर महफूज होता है। जब आप उसको मशीन में भेजते हैं तो यही जो मैग्नेटिक चिप होती है उसी को मशीन रीड आउट करती है, और उसको रीड आउट करके फिर आपने क्या करना है वो सारा डेटा शो करती है, आपके उसमें अकाउंट में पैसे कितने हैं, फिर आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं।
तो ये सारा जो एक समझ लें जो मैग्नेटिक चिप है, ये सारा एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, जो इसके साथ कार्ड के साथ अटैच होता है। तो बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी इसको बोल सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी इसी को कहते हैं, या फिर चिप भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स engraved on them on this strip account information of the user are stored which are read by the ATM machine। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और पेज पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 125 पर। उस पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, इंफॉर्मेशन वहां गिवन है। हाउ डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प अस? हाउ डू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हेल्प अस? ये आपने क्वेश्चन जो है वो खुद इसके लिए बुक पर लिख लेना है, आंसर बुक पर ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प अस टू विजुअलाइज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मतलब जब आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो आप शो करते हैं, बनाते हैं, तो बेसिकली वो क्या शो कर रही होती है भाई? एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी शो कर रही होती है कि किस डायरेक्शन में, जस्ट लाइक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको बकायदा तौर पर वो शो करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस हेल्प अस टू विजुअलाइज द मैग्नीट्यूड and direction of the magnetic field vectors just as electric field lines do for the magnitude and direction। ठीक है जी, जैसे आपकी मतलब वो जो आपकी स्पेशली जो समझ लें कि फील्ड ऑफ लाइन जो है मैग्नीट्यूड शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह से आपका जो मैग्नेट्स होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उसी तरह से डायरेक्शन में आपको बाकायदा तौर पर शो होकर बताती है कि आपकी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है और डायरेक्शन उसकी कौन सी है। ये था भाई इसके रिलेटेड आंसर, बुक में दिया हुआ था, क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज है 126, पेज नंबर 126। उस पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, हु हैड ऑब्जर्व। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु हैड ऑब्जर्व इंड्यूस्ड करंट फर्स्ट। इंड्यूस्ड करंट फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो इंड्यूस करंट थी वो किसने उसको ऑब्जर्व किया था? ये जरा मतलब तारीख में एक ऐसा समझ लें कि थोड़ा सा बाय मिस्टेकन ऐसा हुआ, लेकिन हो गया। मतलब हुआ क्या था बेसिकली, जोसेफ हेनरी जो है, ये मैं जो लिख रहा हूं साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी, इसने सबसे पहले जो इंड्यूस करंट थी उसको ऑब्जर्व किया था। और ये 1797 मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1878 मतलब ये जो पर्सन, ये जो साइंटिस्ट है जोसेफ हेनरी। लेकिन मसला क्या हुआ था कि जोसेफ हेनरी, क्योंकि एक ही टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसी टाइम में उसी दौर में जो फैराडे था वो भी अपना वर्कआउट कर रहा था, वो भी काम कर रहा था, इसी पर ही काम कर रहा था। अब हुआ क्या कि पहले ऑब्जर्व तो इसी ने किया था, लेकिन पब्लिश पहले फैराडे ने कर दिया। मतलब इसने भी ऑब्जर्व कर लिया, इसने भी कर लिया, पहले इसने किया, लेकिन इसने बाद में करने के बावजूद इसने उस सारी अकाउंट को पब्लिश पहले कर दिया, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो लोगों के सामने, अपने रिजल्ट्स जो हैं वो सबके सामने पहले रखे। तो इसलिए जो है हमारी बुक्स में जब भी बात होती है तो फैराडे से रिलेटेड बात होती है कि फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंड्यूस करंट को, लेकिन रियलिटी में इंड्यूस करंट को सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया था वो जोसेफ हेनरी ने किया था। ठीक है जी, इट इज सेड जोसेफ हेनरी 1797-1878 had observed an induced current before Faraday, but Faraday published his results first and investigated the subject in more detail। तो इसलिए फैराडे जो है वो हमारी हिस्ट्री में, तारीख में जो है उसका नाम जो है वो आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज 129 पर। पेज नंबर 129 पर आपने एक क्वेश्चन लिखना है, हाउ अ जनरेटर डज वर्क। ये क्वेश्चन आपने खुद लिखना है बेटे। जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूं, लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, वो आपने बुक पर लिख लेने हैं जिस जिस पेज पर बोल रहा हूं। डज वर्क इनसाइड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम आंसर इसका यकीनन बुक पर मौजूद होता है जो क्वेश्चंस लिखता हूं, लेकिन आप सिर्फ उसको रीड आउट करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन किस शक्ल में पूछा जा सकता है ये पॉसिबल
मैं आपको फॉर्म क्वेश्चंस के बना के देता हूं कि इस तरह से क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो भाई ये जनरेटर इनसाइड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कन्वर्ट, क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू अ स्पिनिंग टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एक जनरेटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल या मतलब मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरह से ये जो हमारा, जैसे हमने बात की अपने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में, इसमें भी उसी तरह से वर्कआउट करता है जनरेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके लिए एक मोटिवेशनल मतलब इंफॉर्मेशन है जो शेयर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन पहले लिख लें, पेज नंबर वही है जी, पेज नंबर 129 ही है, उसी पर एक क्वेश्चन और है। राइट अबाउट शॉर्ट, राइट अबाउट शॉर्ट एंड यूनिक हिस्ट्री, यूनिक हिस्ट्री ऑफ माइकल फैराडे। जी, माइकल फैराडे। ये भाई माइकल फैराडे की थोड़ी सी हिस्ट्री है जो यहाँ पर शेयर की गई है। माइकल फैराडे जो था उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि माइकल माइकल फैराडे जो था वो कोई बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग स्कूलों में एजुकेशन हासिल करके कोई मतलब पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, वो इस तरह से नहीं था। उसने चले कुछ अपनी स्कूल की अर्ली लाइफ में कुछ एजुकेशन स्कूल से हासिल की होगी, लेकिन उसके घर के हालात फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, घर के हालात उसके अच्छे नहीं थे। तो वो उस दौर में क्या करता था कि मतलब कुछ एजुकेशन उसने हासिल की हुई थी, लेकिन वो बुक बाइंडर था, मैं किताबें जोड़ता था, जिल्दें करता था, जिसको आप सादा लफ्जों में कह सकते हैं। तो वो जिल्द साज था सादा लफ्जों में। तो लेकिन उसके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स आती थी जिसको वो बाइंड करता था, बाइंडर था, बुक बाइंडर। तो उसी उसको लेकिन पढ़ने का शौक था। अब इससे उसको एक मौका मिलता रहा कि वो डिफरेंट टाइप्स की जो बुक्स थी उसको पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। जिन बुक्स को वो बाइंड करता था, मतलब अपने इंटरेस्ट की वजह से उन्हीं बुक्स को स्टडी करता रहा, उन्हीं पर खुद ही नॉलेज जो है वो हासिल करके उस पर एक्सपेरिमेंट भी करता रहा। तो यही बात थी कि वो आहिस्ता 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 इन कामों में एक्सपर्ट हो गया। हालांकि वो वैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज का वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपनी ही मेहनत से, अपनी काबिलियत से, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बाज लोग हमारे लिए जो है वो रोल मॉडल होते हैं। ऐसा शख्स देखें जो एक बुक बाइंडर है, बुक बाइंडर, बुक्स को बाइंड करना उसका काम था, लेकिन साथ साथ अपने इंटरेस्ट की वजह से, शौक की वजह से उन्हीं बुक्स को स्टडी करता रहा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स उसकी नजरों से गुजरी, उन पर वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, शौक था उसको। तो इसी वजह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो, अगर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से, उसका हिस्ट्री में एक बड़ा नाम है जिसने एक्सपेरिमेंट्स किए। और जैसे अभी हम पीछे भी बात करके इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मतलब उसके बहुत ज्यादा रोल है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ बुक से भी शेयर कर देता हूँ कि माइकल फैराडे वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिक्स। At the early stage of his age, he had to work as a book binder to meet his financial needs. There he learned a lot from the books that helped him to become an expert. ठीक है, यानी वो बुक, वही जो बुक्स बाइंडिंग होने के लिए उसके पास आती थी, उन्हीं को वो स्टडी करता रहा एक्सपर्ट होने के लिए। तो although Faraday received little formal education, ज्यादा उसने स्कूलों से तालीम हासिल नहीं की, little formal education, he was one of the most influential scientists in history and was one of the best experimentalist, यानी जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके आगे बढ़ा और खुद से ये उसमें शामिल होता है। बेस्ट बेस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट इसको कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। He discovered the principle of electromagnetic induction and the laws of electrolysis ईटीसी। ये सारे काम जो हैं वो माइकल फैराडे के थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि माइकल फैराडे इस हवाले से एक यूनिकनेस रखता है हिस्ट्री में उसकी, और कि भाई पढ़ा लिखा नहीं उस तरह से जैसे दूसरे साइंटिस्ट पढ़कर यूनिवर्सिटी से ये वो फारिग हुए फिर वो इस फील्ड में आए, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल कुछ एजुकेशन हासिल करने के बाद अपने इंटरेस्ट की वजह से, शौक की वजह से इसने अपने आप को हिस्ट्री में, तारीख में अपना नाम पैदा किया। इसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 130 पर। उस पर भी एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ जनरेटर एंड डीसी मोटर। व्हाट इज द कनेक्शन
between a generator and डीसी मोटर। ये नहीं, हमने आंसर बुक पे दिया हुआ है, हमने सिर्फ कनेक्शन बताना है कि वो जो आपका जनरेटर है और डीसी मोटर में क्या कनेक्शन है। तो जनरेटर इज अ डीसी मोटर विद इट्स इनपुट एंड आउटपुट आर रिवर्स। मतलब जनरेटर और डीसी मोटर में अगर देखें तो कनेक्शन एक ही है, दोनों में बात एक ही है, दोनों जो है वो एक ही तरह से वर्कआउट करते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट पर। लेकिन फर्क क्या होता है कि जो जनरेटर की इनपुट होती है वो डीसी मोटर की आउटपुट होती है, ठीक है जी। इसी तरह से जो डीसी मोटर की इनपुट होती है वो जनरेटर की आउटपुट होती है। तो मतलब ये इनमें फर्क, इनमें बेसिकली दोनों में कनेक्शन है। यानी एक जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी उसकी इनपुट इसकी आउटपुट बन जाती है और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है। ये इनमें कनेक्शन। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसी पेज पर है। क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉक थ्रू मेटल। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर and on which principle it works, and on which principle। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आंसर इसका बुक पर मौजूद है। एंड ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स। देखिए पहले तो हमें बताना है कि इसका पर्पस क्या होता है। मेटल डिटेक्टर अक्सर आपने देखा होगा कि ये आपकी बाज दफा जो बड़े बड़े आपके जो शॉपिंग मॉल्स होती हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के भी बाहर, स्कूल कॉलेजेस के भी बाहर हो सकती हैं, ठीक है, बैंक्स के बाहर भी हो सकते हैं। मतलब इसका मेन पर्पस, मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है प्रोटेक्शन। और किससे प्रोटेक्शन? किससे? सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं कि अगर कोई बंदा एंटर होता है तो उसके पास अगर कोई मेटल के बने हुए वेपन्स हैं, वेपन्स आपको पता है मेटल्स के होते हैं, तो ये मेटल डिटेक्टर इसीलिए इसको बोला जाता है कि मेटल की बनी हुई चीजों को ये डिटेक्ट कर सकता है, बता सकता है इस शख्स के पास है कि नहीं। जैसे उसमें से गुजरते हैं तो फॉरन डिफ्लेक्शन जो है वो देता है और एक साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो जितनी आपके मेटल्स होती हैं, मतलब जो वेपन्स होती हैं मेटेलिक फॉर्म में, उनको वो फौरी तौर पर डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। बाकी इसका प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन पर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन प्रोड्यूस होती है जब भी कोई मेटल उसमें से गुजरता है, ठीक है जी। तो उसको मैं रीड आउट कर देता हूं मजीद। वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर्स आर इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। दीज डिटेक्टर्स डिटेक्ट्स मेटल वेपन्स, ठीक है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये था भाई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो है पेज नंबर 131। पेज नंबर है 131। ये अभी जो हम बात कर रहे थे वो आपका पेज नंबर 130 था। इस पर भी एक क्वेश्चन जो है हम लिखेंगे। लिखिए जी, क्वेश्चन है यहां पर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट carrying coil is similar to the field of which object। यानी क्वेश्चन ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल होता है जिसमें से करंट जो है वो फ्लो कर सकती है, उसके बारे में पूछा गया है। वो उसका जो फील्ड बनता है वो किसके सिमिलर होता है, किस ऑब्जेक्ट के आप सिमिलर कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इज आइडेंटिकल टू द फील्ड ऑफ डिस्क शेप्ड परमानेंट मैग्नेट। यानी अगर आप कॉइल को, कोई भी कॉइल होता है, मतलब ये आपका कॉइल है, तो उसके गिर जो मैग्नेटिक फील्ड
इस तरह से आपका प्रोड्यूस होता है, मतलब ये देखें इस तरह से सारी उसकी गिर्द जो बनेगी, ठीक है, सारा फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके गिर्द। तो ये जो फील्ड इसके गिर्द प्रोड्यूस होता है, अगर आप कोई मैग्नेट ले लेते हैं डिस्क टाइप, ये अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो इसके गिर्द भी बिल्कुल इसी तरह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्सेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इसी तरह से जैसे लाइक दिस ऊपर है बिल्कुल वैसे इसके गिर्द भी, तो उसी की तरह का ये होता है। बाकी डायरेक्शन आप लोग इसमें बना सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में तो ये रजनी बुक पे बना हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताना था कि किसके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसकी तरह का होता है, ठीक है जी, तो उसी की तरह बिहेव करता है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 133 पर। जी पेज नंबर 133, इस पर देखें एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है कि व्हेन अ ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस, क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ ट्रांसफार्मर reduces voltage, what happens to current, what happens to current। यानी क्वेश्चन ये है कि जब ट्रांसफार्मर जो है वो उसकी वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है तो फिर करंट के साथ क्या मामला पेश आता है। तो भाई अ हाई पावर ट्रांसफार्मर कैन रिड्यूस द वोल्टेज कीपिंग द पावर कांस्टेंट बट करंट कैन इंक्रीज। तो करंट जो है उससे क्या होती है, करंट उससे इंक्रीज होती है, ठीक है जी, करंट भी है और सॉरी इसके साथ एंड पावर भी है। पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है जिस पर मैंने भी बात की आपसे, ये भी लिख लें साथ, लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज करती है। ये था भाई हमारा लास्ट जो था ब्लॉक्स क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये टोटल भाई सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की शक्ल में प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन था आपका ये आज का, और लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अब डिपेंड ऑन यू पीपल कि आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने इसको भाई अच्छे से प्रिपेयर करना होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।